हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज इस वीडियो के अंदर ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर के। सीबीएसई ने टर्म 2 के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले, तो आपको उसी पैटर्न पे बेस इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे क्योंकि ये बायो का चैप्टर है। सो आप पहले अपनी वीडियो देखो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ो अच्छे से, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ऑल्सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बेसिकली एंड उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। आई होप आप पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन आंसर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, ऑल्सो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपको पता होगा ये जो फिजन और फ्रेगमेंटेशन है ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं। तो इसके अंदर पूछा हुआ है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फिजन का मतलब क्या होता है? दो चीजों में ब्रेक हो जाना या बहुत सारी चीजों में ब्रेक हो जाना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो फिजन ना बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है और फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो सकता है, राइट। इफ यू रिमेंबर फिजन के एग्जांपल्स कौन कौन से थे? फिजन के टाइप्स ही मैंने आपको बताए थे। फिजन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा कौन सा होता है? मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल सोचो जल्दी से, अमीबा, राइट। एंड मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या था? प्लाज्मोडियम। सो ये होगा इसके एग्जांपल्स। और फ्रेगमेंटेशन में क्या था? पेरेंट ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पीसेस बना लेता था अपने, जैसे कि स्पायरोगायरा के अंदर होता था। ग्रीन कलर की स्पायरोगायरा देखी होगी आपने, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका। ये पेरेंट स्पायरोगायरा है और इसके अंदर बीच में ना ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, यहाँ से कट लग जाता है। ये जो भी पीस यहाँ से निकल कर आएगा ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये वाला जो पीस निकलेगा ये नया स्पायरोगायरा बना लेगा और ये वाला पीस भी क्या होगा? नया स्पायरोगायरा बना लेगा। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, ये हो गया फिजन। फिजन किस में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये फर्स्ट मेन डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस में आप एग्जांपल लिख सकते हो। फिजन होता है, टाइप्स भी लिख सकते हो। फिजन होता है बाइनरी और मल्टीपल, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम आर द एग्जांपल्स, और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हो गया स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू प्लाज्मोडियम एंड लीशमैनिया रिप्रोड्यूस, राइट वन डिफरेंस इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये भी अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। प्लाज्मोडियम अभी हमने करा, प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब मैनी, फिजन का मतलब ब्रेक कर जाना। तो ये हो गया पेरेंट प्लाज्मोडियम। अब इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस था, इसकी बहुत सारी कॉपीज बन गई। देखो बहुत सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बन गए ना इसी के अंदर। और याद हो इस आउटर कवरिंग को क्या बोलते थे? सिस्ट, राइट। अब ये सिस्ट है, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है जब तक इसके अंदर बहुत सारे सेल्स डिवाइड नहीं कर जाते। जब राइट टेम्परेचर या ऑप्टिमम कंडीशंस इसको मिलती है तो ये सिस्ट ब्रेक कर जाता है और इसके अंदर के सारे सेल्स बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? मल्टीपल फिजन। नाउ लीशमैनिया, ये होता है लीशमैनिया। कुछ याद आ रहा है लीशमैनिया से? कुछ और भी पढ़ा है? ये कौन से डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? काला आजार, राइट। तो ये होता है लीशमैनिया और ये इसके ऊपर जैसे धागे जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ये क्यों है इसके ऊपर? ये इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अच्छा चलो बैक टू द क्वेश्चन, ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है? पिक्चर इसीलिए लगाइए, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसके अंदर पहले एक ही न्यूक्लियस था, फिर यहाँ पे देखो न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर अलग अलग हो गया। अब नीचे से साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट हो गई और यहाँ पर बन गए 2 लीशमैनिया। सो ये कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया? लीशमैनिया बाइनरी फिजन। 2 में डिवाइड कर रहा है ना पेरेंट ऑर्गेनिज्म, तो इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। सो दैट वाज द डिफरेंस। इसमें 2 कॉपीज बनती हैं, 2 नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल नई कॉपीज बनती हैं। उसने यही पूछा है, राइट। वन डिफरेंस इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक डिफरेंस बताओ दोनों के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें भी देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड करा और न्यूक्लियस बनकर आया उसके अंदर। इसमें भी साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया। इसके अंदर बहुत सारे नए सेल्स बने, इसके अंदर 2 सेल्स बने। तो जब 2 सेल्स बनते हैं दैट इज बाइनरी फिजन, जब बहुत सारे में डिवाइड करता है दैट इज मल्टीपल फिजन। आई होप क्लियर होगा। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 3, नेम द फॉलोइंग। ओके, 2 पार्ट्स हैं इसके बेसिकली देखो, ये एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है, और इसके 2 सब पार्ट्स हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव में। कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा कि पूरा एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करके दो। सब पार्ट्स आते हैं, ऐसे पॉइंट्स में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, नेम द फॉलोइंग थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन राइजोपस। Second, blobs that develop at the tips of the non-reproductive threads in rhizopus. तो सबसे पहले तो rhizopus क्या होता है? याद आ रहा है कुछ? rhizopus में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था?
ब्रेड मोल्ड को क्या बोलते हैं? राइजोपस बोलते हैं। तो सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको समझेंगे। कुछ इस तरीके से जब आप ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन फंगस देखते हो, उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। एनसीईआरटी में भी है ये डायग्राम। ये जो मैं बना रही हूँ इस तरीके से ब्रांचेस, इसका भी कुछ नाम था, आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? हाइफे, HYPHAE, हाइफे। ठीक है। और इसके ऊपर मैं 2 बल्ब बना देती थी कुछ इस तरीके से। क्या नाम था इन बल्ब्स का? स्पोरेंजिया। एंड इसके अंदर होते थे छोटे छोटे स्पोर्स। और जब भी इसको राइट कंडीशंस मिलती थी तो ये जो स्पोरेंजिया था ये बर्स्ट कर जाता था। तो ये स्पोर्स इससे निकल के बाहर आ जाते थे और जहां जहां गिरते थे वहां पे नई फंगस ग्रो करने लग जाती थी। तो आई होप आपको ये याद आया होगा। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ये किसका डायग्राम बनाया मैंने? राइजोपस का। सबसे पहले उसने पूछा है थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स present in rhizopus, non-reproductive, जहां से रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। So these hyphae are called as the non-reproductive structures, क्योंकि इनका कोई रूल नहीं है रिप्रोडक्शन में यहाँ पर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? hyphae। सेकेंड पार्ट देखो, blobs that develop at the tips of these non-reproductive threads in rhizopus। अब उसने पूरा हिंट दे दिया। blob like structure, like circular structure जो इसी थ्रेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? So what is the name? Sporangia। बस नाम लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर आपको। देन सेकंड, एक्सप्लेन हाउ दीज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर रिलीज फ्रॉम द ब्लॉब्स इन राइजोपस। नाउ इट इज आस्किंग कि ये खुद को प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है, बाहर वाला जो कवरिंग है, ये अंदर के स्पोर्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखता है जब तक इसको एग्जैक्ट राइट कंडीशंस नहीं मिल जाती है, जिसको ऑप्टिमम कंडीशंस भी बोलते हैं। तो जब इसको ऑप्टिमम कंडीशंस मिल जाएंगी तो स्पोरेंजियोस्पोर्म विल बर्स्ट and the spores will come out. So explain how these structures protect themselves. So this is what you are going to mention. Sporangiospore keep these spores intact or protected inside a shell, and when the optimum conditions happen, the sporangiospore burst and all these spores are released, and this is how new rhizopus is grown up. तो ऐसे करके आप आंसर अपना फॉर्म कर सकते हैं। ट्राई करना, एनसीईआरटी लैंग्वेज यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच मोड। तो ये आपको दे दिए एग्जांपल्स, इसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है एंड उसका एक आध इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले सबसे पहले आ गया प्लेनारिया। याद करो फटाफट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, बाइनरी फिजन पढ़ा था, मल्टीपल फिजन पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, रीजनरेशन पढ़ा था, राइट। तो प्लेनेरिया के अंदर क्या होगा? यहाँ पर रीजनरेशन होगा। प्लेनारिया का एक कॉमन नेम भी होता है, याद करो, फ्लैट वॉर्म, राइट। एक छोटा सा वॉर्म था, सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे प्लेनारिया। कैसे? कहीं से भी कट कर दो, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। ये देखो, क्या हमारे अंदर हो सकता है रीजनरेशन? नहीं, बट कुछ हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिर भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड की टेल, राइट। लिजर्ड की जो टेल होती है, या फिर और भी एम्फीबियंस जो होते हैं, फ्रॉग के अंदर भी ये देखने को मिलता है। अगर इनके लिम्स ब्रेक हो जाते हैं तो वहां पे रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कुछ स्पेशल सेल्स की वजह से। वेल, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर तो पूरा रिप्रोडक्शन मेथड भी यही है। क्या होता है? यहाँ से कट लगा, ये जो हेड था उसने नीचे वाला बॉडी पार्ट डेवलप कर लिया, जो सेंटर वाला पार्ट है उसने अपर और लोअर दोनों पार्ट डेवलप कर लिए, और नीचे टेल ने देखो अपर बॉडी डेवलप कर ली। सो द नेम ऑफ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हियर वाज रीजनरेशन। ठीक है, प्लेनारिया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? फ्लैटवॉर्म बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड है हाइड्रा। ये हाइड्रा होता है। हाइड्रा के अंदर क्या हो रहा था? ये पेरेंट हाइड्रा है। इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या बनती है? एक छोटी सी बड बनती है। मतलब ये जो पेरेंट है इसी का एक छोटा सा बेबी जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर निकल के आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। ये जब मैच्योर हो जाती है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नीचे गिर जाती है। अब ये जहां भी बड गिरेगी वहां पर नया हाइड्रा डेवलप हो जाएगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग। बडिंग का और एग्जाम्पल जल्दी से अभी ढूंढो। देन नेक्स्ट, राइजोपस। करा हुआ है ना, हमने अभी किया था। ये होता है राइजोपस, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था। तो ये दोनों देखो हाइफे हो गए, और ये स्पोर वाले स्ट्रक्चर। सो राइजोपस के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन सा है? स्पोर फॉर्मेशन। नाम क्या है उसका? मेथड का, स्पोर फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फीचर, हर एक पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जांपल दे दिया, उसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, या फिर क्वेश्चन दे दिया और उससे पूछा कि एग्जाम्पल लेके दिखाइए। चलिए, ये 3 पार्ट्स हो गए। ए पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, वी कैन डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। कमेंट, ब्रायोफाइलम की लीव से हम
नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब जिन बच्चों को ब्रायोफाइलम ही नहीं पता कैसे करेंगे ना वो इस चीज़ का आंसर, तो ब्रायोफाइलम कुछ इस तरीके की लीफ होती है। किस लिए स्पेशल है ये लीफ? इसके बाहर देखो, इसकी बाउंड्री पे इस तरीके से छोटे छोटे लीफलेट्स या फिर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, इसी का ही छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है। अब ये जो लीव्स होती हैं या लीफलेट्स होते हैं, इनकी अपनी रूट्स आ जाती हैं अलग से, और वो मतलब रूट्स आ गई हैं तो इसका मतलब वो मैच्योर हो गया है। अब वो वहीं से टूट कर नीचे गिर जाती है, जहां भी वो गिरती है वहां पे नया ब्रायोफाइलम ग्रो कर जाता है। कितना इजी प्रोसेस है। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। देखो, वी कैन डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। कमेंट। तो बेसिकली जो ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है उसकी बाउंड्री पे छोटी छोटी लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं। वो लीफलेट्स जब मैच्योर हो जाती हैं तो पेरेंट लीफ से गिर जाती हैं, जहां भी वो फॉल करती है वहां पे नया ब्रायोफाइलम ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ओवर अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो मेन मेथड्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपने सर्टेन टाइप्स पढ़े, देयर वाज बडिंग, देयर वाज आपको लिस्ट ज़्यादा अच्छे से याद होगी, फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। देन लास्ट में हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? जब रूट्स, स्टेम्स, लीव्स यहाँ से नए ऑर्गेनिजम्स ग्रो करें, नया प्लांट इन वाले पार्ट से बने, सीड से ना बने, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये क्यों हो रहा था? नेचुरली भी हो रहा था, फिर हमने आर्टिफिशियली करना शुरू कर दिया, फिर इसके हमने कुछ एडवांटेजेस भी देखे थे। तो क्या है वो एडवांटेजेस? यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस की लिस्ट है, नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 एडवांटेजेस लिखने आए। होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा। जल्दी से एडवांटेजेस गिनो। पहला एडवांटेज क्या है? दैट ये ना जल्दी प्लांट्स को ग्रो करा देता है। हम सीड ग्रो करने का वेट करेंगे, फिर नए प्लांट्स आएंगे, इससे अच्छा हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड के घर पे रोज़ है और आपको अपने घर पे भी रोज़ का प्लांट लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो? उस फ्रेंड से रोज़ की स्टेम लेकर आ सकते हो। मान लो ये स्टेम है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि उसके बीच में नोड्स वाला एरिया होना चाहिए। वो आप कट करके लाओगे, अपने पॉट के अंदर लगाओगे एंड उसमें से नया रोज ग्रो कर जाएगा। तो सिर्फ आपको एक छोटी सी स्टेम की जरूरत थी और आपने उसकी केयर करी और नया प्लांट ग्रो कर गया। जल्दी ग्रो करेगा, डिसीज फ्री भी हो सकता है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हमारी मन चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स हम ग्रो करा सकते हैं। इनफैक्ट फार्मर्स आजकल मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, राइट 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन का साइज डिटरमाइन करते हैं? तो ये लास्ट वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया हुआ है जब बर्थ कंट्रोल वगैरह आपने पढ़ा था। सो एक तो हो गया रेट ऑफ बर्थ, कि एक एरिया में कितना रेट है नए चिल्ड्रन बोर्न होने का, राइट? बर्थ रेट कितना है, और साथ ही में किस पे डिपेंड करेगा? डेथ रेट पे। तो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक हो गया बर्थ रेट एंड सेकेंड विल बी डेथ रेट इन एन एरिया। जहां पे भी पॉपुलेशन निकाल रहे हैं वहां पे हम देख सकते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड व्हिच वेयर बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम इंडिविजुअल? गिव वन एग्जांपल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो, मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हो? मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है? अब आपको याद हो तो हमने पढ़ा होगा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के बारे में और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? जिनकी बॉडी के ऊपर कोई भी आइदर मेल और या फिर फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे कौन से होते हैं? जैसे कि पपाया का जो प्लांट होता है, मेल पपाया प्लांट अलग है, फीमेल पपाया प्लांट अलग है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। और एक होते हैं बाइसेक्सुअल, इसके अंदर दोनों ऑर्गन्स मेल हो या फीमेल हो वो सेम ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर के अंदर मेल ऑर्गन्स भी हैं एंड फीमेल ऑर्गन्स भी हैं। वही क्वेश्चन उसने पूछा है, व्हाट आर ऑल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड व्हिच बेयर बोथ द सेक्स ऑर्गन्स? मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? दोज आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। देन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म। अभी दिया मैंने एग्जाम्पल, क्या लिख सकते हैं हम? हिबिस्कस। Now next question is state one genetically different feature between sperms and egg of humans and what is its consequence? तो ये रेफरेंस के लिए पिक्चर्स है, यहाँ पर आपको पता है दिस इज स्पर्म एंड दिस इज एग। साइज बहुत छोटा होता है स्पर्म का इन कंपैरिजन टू द एग सेल। नाउ जेनेटिकली डिफरेंट फीचर आपको देना है दोनों का। तो स्पर्म के अंदर होगा या तो एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम, और एग सेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम एंड दूसरा वाला भी क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम। तो या तो ये होने वाला है या ये होने वाला है। अगर Y आता है आगे, स्पर्म के अंदर Y क्रोमोसोम आता है, देन देयर विल बी बर्थ ऑफ बेबी बॉय।
right? Okay, so one genetical different feature between both is the chromosome, this Y chromosome. egg cell के अंदर Y chromosome नहीं होता है, sperm के अंदर होता है Y chromosome. What is its consequence? इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर sperm Y chromosome लेकर आ रहा है ना, जो उसका जेनेटिकली डिफरेंट फीचर है, अगर ये Y chromosome लेकर आ रहा है तो it will give birth to, it will form the zygote of a baby boy. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 8, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द यूटेरस. यूटेरस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, कब कब. फर्स्ट पार्ट, व्हेन देयर इज implantation of embryo has occurred and female egg या gamete is not fertilized. तो फर्स्ट देखेंगे पहले, implantation of embryo has occurred. ओके, सो इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बेसिक लेबलिंग्स हमने देखनी है. यहाँ पर दोनों साइड सबसे पहले क्या होंगी, फेलोपियन ट्यूब्स. सेंटर में क्या होगा, यूटेरस. ये क्या है, सारा जो एरिया दिख रहा है आपको, यूटेरस, राइट. उसके बाद ये जो नैरो एरिया दिख रहा है, दैट इज सर्विक्स एंड हियर इज वेजाइना या फिर बर्थ कैनाल. Now, ovaries, these are the main sex organ in female reproductive structure. ओवरी का काम है एग्स बनाना. एक इधर होती है ओवरी, एक इधर होती है. कोई भी ओवरी हर मंथ एक एग रिलीज करती है. वो एग इधर जाकर इम्प्लांट हो जाता है बेसिकली. अगर यहाँ पर स्पर्म्स होंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, अगर स्पर्म्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. लुक एट द क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज अकर्ड. इसका मतलब एम्ब्रियो बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है. यहाँ पर स्पर्म्स थे, सबसे पहले क्या बना होगा, जाइगोट, और जाइगोट चेंज हुआ होगा एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो बनते ही वो यहाँ पर आकर सेट हो जाता है यूटेरस की लाइनिंग के अंदर, राइट. सो what happens when the implantation of embryo has occurred? Once the implantation has occurred, यूटेरस के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. यूटेरस की वॉल तो खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर लेती है ना, थिक हो जाती है. वहाँ पर ब्लड वेसल्स की जो थिकनिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, ताकि कुशन जैसा स्ट्रक्चर मिल जाए जो भी यहाँ पर बेबी की डेवलपमेंट होगी, आने वाला जो चाइल्ड होगा. यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया. एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, इसमें एम्ब्रियो से चेंज होगा ये फीटस के अंदर. बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे, सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे. यहाँ से सेल्स डिवाइड करते करते एम्ब्रियो बना, उसके बाद चेंज होगा फीटस. एम्ब्रियो से जब फीटस के अंदर आता है तब बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले हार्ट ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है, फिर लिम्स बनना स्टार्ट करते हैं एंड सो ऑन. सो दीज वर द चेंजेस जो यूटेरस के अंदर आए होंगे जब एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो गई होगी. देन आफ्टर दैट, अच्छा प्लासेंटा वाला पॉइंट भी आप यहाँ पर लिखेंगे कि फीटस के बाहर जो एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा, जो भी सारा न्यूट्रिशन है वो एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. किससे, मदर से. मदर जो भी न्यूट्रिशन ले रहे होंगे वो किसके पास जाएगा, बेबी के पास जाएगा. तो सारी जो भी लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है उसका एक्सचेंज हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा. वो इम्प्लांटेशन के बाद ही बनता है. ओके, मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, फीमेल गैमीट और एग इज नॉट फर्टिलाइज. नाउ दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट केस कि अब एग की डेवलपमेंट नहीं होनी है. देखो क्या लिखा हुआ है, फीमेल गैमीट और एग इज नॉट फर्टिलाइज. मतलब यहाँ पर ओवरी ने एग तो बनाया बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुई. यूटेरस ने तो खुद को प्रिपेयर कर लिया था ना फॉर फर्टिलाइजेशन. अब स्पर्म्स ही नहीं है बॉडी के अंदर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. अब ये यूटेरस वॉल के अंदर जो थिक लाइन बनी थी ब्लड वेसल की, वो डिटीरियोरेट करना स्टार्ट कर देगी. सो यू विल सिंपली राइट दैट इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स इन फीमेल. It is a cycle of 5 to 7 days. यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है that will shed and the blood vessel, those extra blood vessels which were developed inside the uterus will be removed from the body in the form of menses. Coming to the next question, mention the role of the following organs of the human male reproductive system. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो 4 नंबर में आ सकता है कि पूरा डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं दिया, 4 पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछ ली कि उसका फंक्शन बताओ. सबसे पहले देख लेते हैं टेस्टिस का फंक्शन. पहले हम एक काम करते हैं, फटाफट से पूरा सिस्टम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको ईजी होगा आंसर करना बेसिकली. सो दिस वॉज द डायग्राम, एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही है. दीज आर टेस्टिस. Pair of testis is present on both the sides. Then the outer covering of testis is called as scrotum. Testes are located outside the body. Then there is this elongated structure called as penis, right? Then the organs. यहाँ पर अगर आपको याद हो तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, this is called epididymis. Epididymis के बाहर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जा रहा होता है, that is called as vas deferens. अभी फंक्शंस पढ़ेंगे सबके. Then there are some accessory glands. There is prostate gland. There is bulbourethral या फिर corpus gland भी बोलते हैं उसको. And this one is urethra. Urethra का काम क्या होता है? You should know. Okay. Now first, टेस्टिस का फंक्शन बताना है. टेस्टिस का 2 मेन फंक्शन होते हैं. एक तो होगा एक हार्मोन बनाना विच इज कॉल्ड एज testosterone. Now that hormone is responsible for the secondary sexual characteristics in the body, and the other function of testis is
स्पर्म्स बनाना। तो स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। कौन सा हार्मोन भी बनता है साथ साथ? टेस्टोस्टेरोन। दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो टेस्टिस के अंदर हो रहे हैं। कंडीशंस क्या होंगी? जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स को बनने में, इसलिए टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। सेकेंड स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम टेस्टिस की आउटर कवरिंग होती है, तो बेसिकली स्क्रोटम टेस्टिस को कवर करके रखता है। देन थर्ड वन इज वास डिफरेंस। ये वाली जो ट्यूब मैं आपको बता रही थी ना, टेस्टिस, देन ये हो गया एपिडिडाइमस और उसके जस्ट बाद निकलती है ये वास डिफरेंस। स्पर्म्स बन गए थे टेस्टिस के अंदर, अब उनको आगे भी तो ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वो जो ट्यूब है जो आगे लेके जाएगी, दैट ट्यूब इज वास डिफरेंस। तो बेसिकली ये जो ट्यूब है दोनों साइड, इसको क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। देखो यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में। देन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन होता है जो स्पर्म बने हैं उनको ना एक मीडियम देना होता है, लिक्विड मीडियम देना होता है, ताकि वो आगे तक ट्रांसपोर्ट कर सके। उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी आगे जाकर ट्रांसपोर्ट करना है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब हमें लिक्विड मीडियम चाहिए, उसके लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, वो सीक्रीशंस ऐड करता है। न्यूट्रिएंट्स भी देने होते हैं स्पर्म को, वो भी कहाँ से ऐड होते हैं? इसी ग्लैंड के अंदर से ऐड होते हैं। तो जो भी सारी रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए, वो कौन सा ग्लैंड करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। देन उसके अलावा बी पार्ट देखो, व्हाट आर द टू रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके क्या रोल्स हैं? तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ना, ये हार्मोन कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर। अब इसके क्या रोल्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूबर्टी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एज आती है ना प्यूबर्टी वाली, उसके अंदर जो भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हाइट इंक्रीज हो जाती है बॉयज़ के अंदर, बियर्ड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, वॉइस जो है वो थोड़ी भारी होने लग जाती है, डीप वॉइस होने लग जाती है वॉइस के अंदर। These are the secondary sexual characteristics। और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन का? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, एंड हाउ मे द स्प्रेड ऑफ सच डिसीजेस बी प्रिवेंटेड। तो पहले आपको ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज याद है, एसटीडी क्या था? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन से हैं? पहले बैक्टीरिया वाले बताएंगे, फिर वायरस वाले बताएंगे। वायरस वाला तो सबको याद होना चाहिए, एड्स। एड्स के अलावा कोई और भी है? जेनाइटल वार्ट्स। दीज आर 2 STDs जो वायरस से होती है। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं? गोनोरिया एंड साइफिलिस, राइट। सो ये बैक्टीरिया से होने वाले हैं, नाम याद करने हैं बस कि कौन सा किससे होता है, और ज़्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन क्वेश्चन आता है ये सेकंड वाला कि हाउ मे द स्प्रेड ऑफ सच डिसीजेस बी प्रिवेंटेड। हम डिसीजेस के स्प्रेड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन होने से तो हम बचा सकते हैं, 4 मेथड्स थे। मैकेनिकल मेथड था, बैरियर मेथड जिसको हम बोलते हैं, देयर वर सम केमिकल मेथड्स जिसमें पिल्स के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। देन देयर वर सम सर्जिकल मेथड्स कि सर्जरी के थ्रू फर्टिलाइजेशन को रोक दिया गया। नाउ इट इज आस्किंग कि कौन सा ऐसा मेथड होगा इनमें से जो डिसीज को फैलने से भी रोक सके। इकलौता मेथड है बैरियर मेथड, जिसके अंदर क्या आता था? यूज ऑफ प्लास्टिक शीट लाइक कवरिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉन्डम्स और डायफ्राम। ठीक है, दीज आर द 2 मेन coverings that protect from diseases. These are the 2 main structures जो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। और कोई डिसीज जो होगा ना, सर्जिकल मेथड या फिर और केमिकल मेथड जो है IUDs और IUCDs, वो डिसीज स्प्रेड होने से नहीं बचा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HIV स्टैंड फॉर? इज एड्स एन इन्फेक्शियस डिसीज? लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज। तो सबसे पहले HIV क्या होता है? HIV वायरस का नाम है। HIV की फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। याद नहीं है तो अभी याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, नाम भी इसका इसी तरीके से रख दिया कि पता चल जाए क्या इफेक्ट होता है इसका। इम्यून सिस्टम को डेड कर देता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है ये वाला वायरस। और बीमारी का नाम क्या है? एड्स। एड्स की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम एज एन डिसीज। ओके, अब क्या ये इन्फेक्शियस डिसीज है? पहले तो आपने यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख दिया, दैट व्हाट इज HIV। फुल फॉर्म उसने वही पूछा, स्टैंड फॉर मतलब फुल फॉर्म। एड्स क्या इन्फेक्शियस डिसीज है? फैल सकता है ये? यस, इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। फिर उसने पूछा है एनी 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एड्स, कि कैसे ये स्प्रेड हो सकता है। तो अगर आप किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में हो, आसपास हो, एड्स नहीं होगा। ठीक है, एड्स जो है वो कैसे फैलता है? व्हेन देयर इज द मिक्सिंग ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड। नाउ मिक्सिंग ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड कब कब वो चांसेस हैं, वो कौन कौन से, मतलब उसने पूछा है ना 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग। तो सबसे पहले तो हो गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट।
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कैन कॉज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी पर्सन को एड्स है तब हो सकता है। उसके अलावा सोचो, यूजिंग सिरिंज, यूज्ड सिरिंज, जो इंजेक्शंस होते हैं ना वो हमेशा नया खुलता है, क्योंकि गलती से अगर किसी एड्स इन्फेक्टेड वाला पर्सन का इंजेक्शन हम दूसरे को लगा दें, नॉर्मल पर्सन को लगा दें, तो वो एड्स स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। रेजर्स, यूजिंग इन्फेक्टेड रेजर्स, दैट कैन ऑल्सो स्प्रेड एड्स। उसके अलावा और भी किसी तरीके से अगर इफ देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, वन मोर थिंग, फ्रॉम मदर टू फीटस, बेसिकली अगर मदर इन्फेक्टेड है सो देयर आर चांसेस कि बेबी को भी एड्स हो सकता है। सो दीज आर द 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कर चुके हैं हम ये फर्स्ट, फटाफट से रिवाइज करो और 5 के आंसर्स करो। बी पार्ट देखो, लिस्ट थ्री एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यू ऑलरेडी नो। डिसीज रेजिस्टेंट हमें प्लांट्स मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 जगह मैंने देखा सैम्पल पेपर्स में आया हुआ है। उसके बाद डिसीज फ्री, जल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, मतलब हमारे पास रिजल्ट ज़्यादा आएगा। देन लास्ट, व्हाई कैन नॉट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स इफ पॉलिनेशन डज नॉट अगर। ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए फर्टिलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए और पॉलिनेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो पहले पॉलिनेशन देखते हैं। लेट मी ड्रॉ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाती हूँ, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है। सबसे पहले हम कैसे बनाते थे, सेंटर में हम बनाते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। और यहीं पर हमने बना दिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मैंने बना दिया फिलामेंट्स और उनके ऊपर हो गए ये एंथर्स। एंथर्स का काम है पॉलन ग्रेन्स बनाना। वो पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर जब आएंगे, स्टिग्मा के ऊपर, जो कि एक स्टिकी सा एरिया है, जब पॉलन ग्रेन्स फ्लाई करके इसके ऊपर आ जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो उसने क्या पूछा है, व्हाई कैन नॉट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर। पॉलिनेशन हुआ ही नहीं, और फिर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर एक एग सेल है उसका रिप्रोडक्शन, उसका फ्यूजन होना है इन द विद द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन और इसका फ्यूजन होना है। जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आएगा ही नहीं तो इसका फ्यूजन कैसे होगा। तो विदाउट पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर आए ही नहीं है, एग सेल के पास आए ही नहीं है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता विदाउट पॉलिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि बहुत बेसिक सा है ये क्वेश्चन, कि अगर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना, तो कैसे हो सकता है। कमिंग टू द 13 क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स। सो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस तो करनी ही है, देखो बायो में सारे डायग्राम्स आने चाहिए और इस बार तो सब्जेक्टिव आ रहा है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद द डायग्राम्स। सो आपको क्या क्या ड्रॉ करना है, विच प्रोड्यूस एन एग। तो जब तक आपको याद ही नहीं होगा कि किसकी बात हो रही है तो कैसे बनाओगे, विच प्रोड्यूस एन एग। एग कहाँ से डेवलप होते हैं, ओवरी से, तो ये हो गया ओवरी 1 and 2। देन आपको ड्रॉ करना है वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, इन द फेलोपियन ट्यूब या फिर जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, दिस एरिया। सो आप पहले इसको ड्रॉ करेंगे। देन लिस्ट 2 बैक्टीरियल डिसीजेज विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडीज लिखने हैं, तो कौन कौन से हैं, गोनोरिया एंड साइफिलिस। देन What are contraceptive devices? Give 2 reasons for adopting contraceptive devices in humans. पहले तो बताने वो devices कौन कौन से हैं। So contraceptive devices वो होते हैं जो egg और sperm के fusion को या fertilization को होने से रोकते हैं, या fertilization अगर हो गई है तो उसको terminate करते हैं। Those are contraceptive devices. Terminate मतलब खत्म कर देना। Fertilization हो गई है but आगे growth होने से रोक देना। Now what are the 2 reasons कि ये adopt किया जाता है? When the family is completed, right? पहला क्या होगा, जब so there is a family, there is a couple basically who want to have children. So if they have 2 children, that is sufficient. They don't want more children, right? तो वो contraceptive devices use करेंगे। Second, what is the other reason contraceptive devices का? Remember barrier methods. So barrier method का एक तो था ही था that it will stop fertilization. Second इसका फायदा क्या था, that it will prevent from STDs. तो 2 रीजन है, एक तो फैमिली प्लानिंग हो गया और दूसरा हो गया STD से बचने के लिए। Coming to the next question, 14, name the organ that produces sperms as well as a hormone in human males.
वेरी सिंपल क्वेश्चन, टेस्टिस हो गया। नेम द हार्मोन इट सीक्रेट्स एंड राइट इट्स फंक्शन। हम करके आ रहे हैं ये क्वेश्चन अभी। कौन सा हार्मोन वो सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। फिर उसी टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस लिखने हैं। क्या क्या दो मेन फंक्शंस थे? एक तो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस की डेवलपमेंट एंड पीनिस की डेवलपमेंट में, और दूसरा क्या फंक्शन था उसका? अदर प्यूबर्टी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना, जैसे कि जो भी प्यूबर्टी के टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं मैं बता चुकी हूँ। बी पार्ट में जाते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। व्हाट इज द आंसर? ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। Part C, explain how the developing embryo gets nourishment inside the mother's body. Now this is important. Development हो चुकी है, embryo बन चुका है. Now अब वो nourishment कैसे gain करेगा mother से? So the very important feature जो उसके आसपास आ जाता है, that is placenta. Placenta की help से जो baby है वो mother से nourishment ले सकता है. Coming to the next question, 15th. Draw longitudinal section of a bisexual flower and label the following parts on it. तो जल्दी से आप भी अपनी notebook निकाल लेंगे. सबसे पहले bisexual flower देखो कैसे बनाना है, सीख लो। दो ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसका नाम क्या है? स्टाइल। इसके ऊपर ऐसे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। यहाँ पर इस तरीके से ओ जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर एक और सर्कल बनाएंगे और ओव्यूल्स दिखा देंगे इस तरीके से। अब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसको बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। अब क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी के अंदर होगा, तो इसमें क्या होते हैं? दो पार्ट्स, फिलामेंट और एंथर। ये जो मैंने लंबी लंबी ट्यूब्स बनाई है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसके ऊपर होते हैं अगेन बल्ब जैसे स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? एंथर्स। तो ये हो गया आपके मेन, आपने बना दिए। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? स्टेमन। फीमेल वाले का क्या हो गया? कार्पल या फिर पिस्टल। गाइनोशियम भी बोलते हैं इसको, और इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं, पढ़ा हुआ है हमने वीडियो के अंदर। नाउ यहाँ पे आप बना दो इसके फूल पत्ते। बेस वाले पार्ट पे आ जाएंगी कुछ, तो जो ग्रीन कलर वाली लीव्स होती हैं नीचे की साइड, उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स। और जो ये कलरफुल वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? पेटल्स। राइट, ठीक है। सो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या लेबल करने के लिए बोला है, तो हम साथ साथ लेबलिंग करते जाएंगे। सबसे पहले एंथर, ये हो गए आपके एंथर। सेकेंड में क्या बोला है उसने? ओवरी। सो दिस स्वोलन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवरी। ओके, ये भी लेबल कर दिया हमने। देन थर्ड में बोला है स्टिग्मा। तो ये जो ये वाला ऊपर स्ट्रक्चर होता है जो कैसा होता है नेचर में? स्टिकी, राइट, चिपचिपा होता है। दिस इज स्टिग्मा। एंड दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉलन ट्यूब भी ग्रो करती है, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। तो हो गए आपके चारों लेबल। होप आपको डायग्राम बनाना भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन 16, नेम द लेबल पार्ट्स ABCD इन द गिवन डायग्राम। ना दिस शुड बी डन बाय यू। ये डायग्राम अब रेडी बन के आया हुआ है, ऐसे आते हैं पिक्चर वाले क्वेश्चंस भी, वो आपको लेबल करने हैं। सो ए क्या होने वाला है? देखो ये थोड़ा सा अलग है। क्या होने वाला है? पॉलन ग्रेन। उसके बाद बी क्या होने वाला है? देखो इसकी ट्यूब निकल गई है यहाँ पर, तो ओके बी इज दिस, तो बी इज द स्टिग्मा। ये बी इस वाली ट्यूब की बात हो रही है, तो बी क्या है? स्टिग्मा। सी क्या है? देखो एरो अंदर की साइड जा रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है। सी है पॉलन ट्यूब। और डी देखो यहाँ पर क्या है? दिस, ये है ओव्यूल। ये बाहर वाला होता है तो ओवरी, इसके अंदर उसने एरो दिया हुआ है, तो दिस इज ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन, स्टेटेड सिग्निफिकेंस। पॉलिनेशन क्या होता है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। सो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर्स। कहाँ से होगा उनका ट्रांसफर? एंथर से होगा। किस पर जाकर गिरेंगे वो? स्टिग्मा पर जाकर गिरेंगे। दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? विदाउट पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नए फ्लावर्स नहीं ग्रो करेंगे। So this is the significance. Then see how does fertilization occur in flowers? Fertilization occurs after the development of pollen tube. इसी डायग्राम का रेफरेंस ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पर pollen grain आ गया था, इसके नीचे pollen tube आई है और वो pollen tube जाकर मिक्स हो रही है ओव्यूल के साथ, ताकि उसके अंदर जो मेल गैमीट है वो आगे जाकर उसको भेज सके, है ना। सो दिस इज हाउ डज फर्टिलाइजेशन अकर। फर्स्ट पॉलिनेशन अकर्स। पॉलिनेशन अकर करने के बाद एक pollen tube बनती है। पॉलन ट्यूब में से दो मेल गैमीट्स बनते हैं, वो जाकर फर्टिलाइज करते हैं ओव्यूल के अंदर और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बस। उसके बाद है नेम द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप इनटू सीड्स। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद के पॉइंट्स हो गए। फर्टिलाइजेशन हो गया है अब। उसके बाद क्या होता है? जो ओवरी है वो चेंज हो जाती है फ्रूट के अंदर और ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड के अंदर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग बाकी पार्ट्स का क्या होता है? सारे पार्ट्स विदर ऑफ कर जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं रह जाता बाद में, क्योंकि फ्लावर से फ्रूट बनेगा तो फ्रूट बनने के लिए एक बन जाता है, ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट के अंदर और सीड निकलते हैं ओव्यूल से। ये फर्टिलाइजेशन के बाद के चेंजेस है। तो उसने यही पूछा है कि नेम द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप इनटू सीड। तो पार्ट बताना है जो सीड में बनता है, दैट इज ओव्यूल।
फ्रूट, ओवरी। दोनों आंसर्स हो गए, ठीक है। 17 क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैकेनिकल बैरियर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट क्या होने वाला है इसका, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। मैकेनिकल बैरियर्स वही हो गए बैरियर मेथड्स बेसिकली, कॉन्डम्स, डायफ्राम, अब कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों ऑर्गन्स को कवर कर सके, प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। अनदर फंक्शन, और कौन सा बेनिफिट है, प्रिवेंट्स एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचाता है। दैट्स इट, these are the two main benefits of mechanical barrier methods. Question 18, in tobacco plant the male gametes have 4 chromosomes. tobacco plant के अंदर जो मेल गैमीट होगा उसमें कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फीमेल गैमीट। उसने पूछा है कि फीमेल गैमीट के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट, जो दोनों को फ्यूज करके ही तो बनेगा जाइगोट, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, हमें पता है कि क्रोमोसोम कितना होगा, हाफ हाफ हुआ होगा ना क्रोमोसोम, 4 इसके अंदर, तो फीमेल के अंदर भी कितने होंगे, 4, और जाइगोट के अंदर कितने होंगे, 4 and 4 8, राइट। सो अगर यही सोचा है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। Question 19, why cannot fertilization take place in flowers if fertilization does not occur? So you already know the answer of this question. Why does fertilization not occur without pollination? Pollination के बिना fertilization क्यों नहीं हो सकता है? Because pollination की help से ही transfer होता है anther से pollen grains का to the ovule. Without pollination, fertilization will not occur. पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यू कि पॉलिनेशन किस किस एजेंट की हेल्प से होता है, कैसे हो सकता है पॉलिनेशन। तो याद हो तो विंड की हेल्प से होगा बहुत इजीली, पॉलन ग्रेन्स उड़कर दूसरे फ्लावर्स तक चले जाएंगे, फिर स्टिग्मा पर स्टिक कर जाएंगे और पॉलन ट्यूब बना लेंगे। वाटर की हेल्प से, एनिमल्स भी हेल्प करते हैं, एनिमल्स की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन को करने में। तो ये जो होगा ये एजेंट्स कहलाते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। And coming to question 20, how are general growth and sexual maturation different from each other? Something important question और थोड़ा अलग भी है ना, अभी तक नहीं देखा आपने। क्या बोल रहा है वो, जनरल ग्रोथ के अंदर और सेक्सुअल मैच्योरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जनरल ग्रोथ तो हो गई नॉर्मल ग्रोथ, जैसे बॉडी हाइट का बढ़ना है ना, जो भी आप चेंजेस देखते हैं, स्किन जो है वो नई बनती रहती है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, तो एक तो वो वाली ग्रोथ हो गई बॉडी के अंदर। सेकेंड है सेक्सुअल मैच्योरेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है जब सेक्सुअल ऑर्गन्स की बेसिकली डेवलपमेंट होती है, ये होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्पेशली, सेक्सुअल मैच्योरेशन है ना। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, फीमेल्स के अंदर ओवरी एंड मेल के अंदर टेस्टिस, इनका डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल मैच्योरेशन। एंड प्यूबर्टी के टाइम पे हो गया बेसिकली, और ये हार्मोन की हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, सेक्सुअल मैच्योरेशन। एंड वेयर एज जनरल ग्रोथ, ये तो भाई सेल माइटोसिस करते हैं ना, एक सेल होगा वो 2 सेल में टूट जाएगा, फिर ये 2 सेल 4 सेल में चेंज हो जाएंगे, डिवाइड होते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस। तो जनरल ग्रोथ का कुछ ऐसा फंडा होता है। फिर सेक्सुअल मैच्योरेशन बहुत अलग है इससे, इसमें फोकस होता है सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर बेसिकली, एंड वो जो ग्रोथ आती है वो हार्मोन्स की हेल्प से आती है। नेक्स्ट देखो 21st क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब पपाया और बाइसेक्सुअल फ्लावर, हिबिस्कस के अलावा कोई आंसर सोचो, दिस इज योर होमवर्क। नाउ 21st क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनका एग्जांपल देखेंगे हम। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर पपाया बताया था मैंने आपको, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया हिबिस्कस। इसके अलावा और अभी आंसर सर्च करो कौन कौन से हैं अपनी एनसीईआरटी में से, एंड देन याद होने चाहिए। बी पार्ट, मेंशन द चेंजेस ऑफ अ फ्लावर अंडरगो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है। तो आपको याद होगा कि कुछ इस तरीके से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता था प्लांट्स के अंदर, फिर बाहर पॉलन ट्यूब थी वो बन के आई, और इसमें से मेल गैमीट हुआ, ओव्यूल के अंदर आया, और यहाँ पर बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो गई, लेट्स से, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गई तो जाइगोट बन गया होगा। यहाँ पर जो भी एंथर और पेटल्स वगैरह थे, बहुत सारे पार्ट्स थे फ्लावर के अंदर, क्या होगा उन सब सारे पार्ट्स का, दे ऑल विल शेड। शेड का मतलब तो पता ही होगा, गिर जाएंगे या फिर विदर ऑफ, सारे टूट जाते हैं। मेन क्या रह जाता है, ये था ना ओवरी, ये ओवरी बना लेगा फ्रूट, फर्टिलाइजेशन के बाद लिख रही हूँ मैं, और ये जो अंदर ओव्यूल था ये बना लेगा सीड्स। ये चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। सो ओवरी विल फॉर्म फ्रूट,
ovule will form seeds, rest of the parts of the flower wither off. Next question, how does the amount of DNA remains constant through each new generation is a combination of DNA copies, though each new generation, कट कर देना इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट दो ईच न्यू जनरेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ 2 न्यू इंडिविजुअल्स. लेट्स से ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे हम. हमारे अंदर होते हैं कितने क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स, राइट. तो 46 क्रोमोसोम हो गए. ये हो गए मेल मतलब फादर के अंदर, और ये हो गए 46 मदर के अंदर. ठीक है. नाउ 46 एंड 46 बेबी के अंदर आ गए 96 क्रोमोसोम. क्या ये सही है? बेबी नॉर्मल होगा, उसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स आ गए. जब हम बोल रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ये कैसे हो गया? ये तो गलत हो जाएगा जेनेटिकली. दिस होल कॉम्बिनेशन विल बी रॉन्ग. सो क्या होता है यहाँ पे, हम एक और स्टेप ऐड करते हैं. उसने क्वेश्चन ही यही पूछा है कि डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट कैसे रह सकता है. सो द आंसर इज कि ऐसे नहीं हो रहा है. बेसिकली डीएनए जो है वो पहले डिवाइड करता है, आधा आधा हो जाता है बिल्कुल. तो ये 46 किस में चेंज हो जाएंगे? 23 + 23 के अंदर. 23 + 23 के अंदर, दोनों मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी. अब कोई भी 23 किसी भी 23 के साथ मिक्स हो जाता है और बना लेता है 46. तो ये XY वाला कॉम्बिनेशन ही है. 23 23 46, दिस 23 23 46. तो ये जो स्टेप हुआ है ना, डीएनए आधा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस. सो मियोसिस की हेल्प से, ये टर्म जरूर लिखेंगे आप, मियोसिस की हेल्प से या फिर डीएनए जब हाफ हो जाता है उसकी हेल्प से जो अमाउंट है क्रोमोसोम का वो कांस्टेंट रहता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जो नई जनरेशन बनी है डीएनए से. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एन एग एंड इट्स जाइगोट. आपको रेशियो बताना है किसके बीच में? क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एन एग, एक एग के क्रोमोसोम का रेशियो और जाइगोट का. मैंने लिख दिया 1:2. बिल्कुल ठीक है, बट कैसे आया होगा? एग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स रहे होंगे? 23. और जाइगोट के अंदर कितने होंगे? जाइगोट तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनाए ना, 46. तो इसको कट कर देंगे. क्या आंसर आया? 1:2. आगे क्या पूछा है? हाउ इज स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग. यू नो दिस. ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, किसी ने अलग से आ जाता है या किसी के साथ जुड़ के आ जाता है क्वेश्चन. स्पर्म कैसे डिफरेंट है? स्पर्म हैज X and Y क्रोमोसोम, आइदर X और आइदर Y क्रोमोसोम. एग हैज X क्रोमोसोम, या तो ये वाला X होगा या फिर ये वाला X होगा. स्पर्म के अंदर या तो ये वाला X होगा या फिर Y होगा. तो अगर Y आ गया तो वो डिफरेंट हो गया ना X से. सो आपको यही लिखना है. 23rd question, distinguish between pollination and fertilization. You know, mention the site and product of fertilization in a flower. आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन फ्लावर के अंदर कहाँ होती है. जल्दी से सोचो. वो स्ट्रक्चर याद है जो मैं बार बार बना देती हूँ? ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल. पोलन ट्यूब बन रही थी यहाँ पर. पोलन ट्यूब से जो मेल गैमीट आ रहा था, जो यहाँ से पोलन ट्यूब बनी और उसके अंदर से जो मेल गैमीट निकल कर आया वो आगे जाता है और फ्यूज हो जाता है ओव्यूल के साथ. तो कहाँ पर हुई फर्टिलाइजेशन? एग सेल तो यहीं पे प्रेजेंट था, मेल गैमीट भी आ गया, तो फर्टिलाइजेशन हुई इनसाइड द ओव्यूल. दिस इज द आंसर. नाउ ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ पिस्टिल, कार्पल पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, pollen tube growth and its entry into the ovule. So यही डायग्राम हमें बनाना है. चलो एक अच्छा सा डायग्राम फिर से बना लेते हैं. इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे. ओवरी बनाएंगे, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल बना लेंगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपने दिखाया इस तरीके से पॉलन ग्रेन, उसमें से निकलती है एक पॉलन ट्यूब. वो पॉलन ट्यूब इसके अंदर जाकर इस तरीके से फॉर्म हो जाती है, बिल्कुल ओव्यूल के अंदर तक जाएगी. ठीक है. अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? मेल गैमीट. तो 2 मेल गैमीट्स होते हैं, दिस एंड दिस. 2 मेल गैमीट्स हो गए बेसिकली. अब इन दोनों में से ये दोनों मेल गैमीट्स जाएंगे अंदर 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 और यहाँ आकर फर्टिलाइज कर लेंगे एग के साथ और हो जाएगा फर्टिलाइजेशन. तो ये डायग्राम आप बना देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गैमीट एंड अ जाइगोट, एक्सप्लेन देयर रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किसके बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं? गैमीट और जाइगोट के बीच में. गैमीट के बीच में और जाइगोट के बीच में. तो कितने गैमीट्स होते हैं? 2 तरीके के गैमीट्स होते हैं. या तो होगा मेल गैमीट या फिर होगा फीमेल गैमीट. ठीक है. दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है. उसके बाद दूसरा होता है जाइगोट. जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन के बाद बनता है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. गैमीट्स either can be male gamete or can be female gamete and zygote is formed after the fusion of both male और female gamete के बाद. पहला डिफरेंस. दूसरा, number of chromosomes. They both have half DNA और half number of chromosome. अगर ये ह्यूमन की बात हो रही थी इसके अंदर होंगे 23 क्रोमोसोम, whereas in zygote it will have
46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हो गए डिफरेंसेस। और इनका रोल क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो मेल गैमीट्स बनते हैं और फीमेल गैमीट बनता है। इनके अंदर जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हाफ हो जाता है। जाइगोट दोनों की फ्यूजन के बाद बनता है। तो ये जो एक्सप्लेन देयर रोल्स पूछा है ना, तो आप ये प्रोसेस ही समझाएंगे और डिफरेंसेस मैंने आपको बताई थी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लासेंटा, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, स्टेट इट्स फंक्शन इन केस ऑफ अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डायग्राम है रेफरेंस के लिए। ये एक फीटस है, ठीक है, बेबी है, एंड इसके बाहर जो आपको कवरिंग दिख रही है, डिस्क लाइक कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। प्लासेंटा की एक साइड पे तो आपको विलाई देखने को मिलेंगी और एक साइड पे ब्लड होगा, ब्लड का कनेक्शन होगा, क्योंकि ब्लड से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो भी फूड जाना है, वेस्ट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना है, वो किससे होता है? ब्लड के अंदर होता है, मदर और बेबी के बीच में। सो देखो, what is the function of placenta? Placenta is a disc-like structure. What does this do? Connects baby to mother. ये कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट कैसे करके रखता है? Provides nourishment. जो फूड का सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, that will be with the help of placenta. So this is the important feature. एक अम्बिलिकल कोड भी आपको पता होना चाहिए। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो बेबी तक पहुंचने के लिए जो ट्यूब अटैच है प्लासेंटा, तो आउटर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये ट्यूब है जो कनेक्ट करके रखती है दोनों को। सो दैट्स इट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपने देखा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये हायर स्टैंडर्ड्स के लिए भी ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे वाली क्लासेस में भी रिपीट होगा। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी हमारी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाली, एंड अब देख ली होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो आपका चैप्टर, अगर आपने थोरोली ये वीडियोस देखी है ना, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यू विल स्कोर गुड। सो एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियोस देखो, ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वी विल सून कम अप विद मोर हेल्पफुल वीडियोस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।